जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर 82। और आज हम अपने सिलेबस में जो लास्ट चैप्टर है उसकी रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन के बाद हमने स्टडी किया कंपनी की मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें, कंपनी के मेंबर्स के हवाले से, शेयर कैपिटल के हवाले से, राइट्स, ड्यूटीज़ वगैरह, लाइबिलिटीज़ हमने स्टडी की, डिविडेंड के बारे में स्टडी किया, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में, कंपनी के जो मामलात हैं उनके बारे में हमने डिफरेंट चैप्टर्स में, खास तौर पर मीटिंग्स का टॉपिक था, हमने कवर किया। अब हम लास्ट स्टेज पे आते हैं। किसी भी कंपनी की ज़िंदगी की जो लास्ट स्टेज है वो है वाइंडिंग अप। जैसे कंपनी क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, उसी तरह कंपनी ख़त्म भी होगी, डिज़ोल्व भी होगी, वाइंड अप भी होगी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आज हम वाइंडिंग अप के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर है ये दो बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आप लॉजिकली देखें तो इसके दो बड़े हिस्से हैं। एक वाइंडिंग अप से रिलेट करता है कि वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कितने मोड्स हैं, वो 3 मोड्स हैं, तीनों के बारे में डिस्कशन करता है। और दूसरा जो मेजर टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है वो है ऑफिशियल लिक्विडेटर, कि वाइंडिंग अप के लिए जो ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट होता है उसके बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो ये दो बड़े हिस्से हैं। पहले हम वाइंडिंग अप के बारे में स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद जब हम अगले हिस्से की तरफ जाएंगे तो हम ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंपनी वाइंड अप हो सकती है 3 तरीकों से। एक है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, एक है वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स जिसे हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं, और तीसरा है वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये 3 तरीके हैं। तो स्टडी करते हैं सबसे पहले वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। और सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो हमारे सिलेबस में की गई है वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की ही की गई है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का मतलब क्या है कि एक कंपनी वाइंड अप होने जा रही है और वो सारे का सारा वाइंडिंग अप जो प्रोसीजर्स है वो कोर्ट करेगा। ये याद रखिए। 3 हमारे जो वाइंडिंग अप के मोड्स हैं उसमें 2 मोड्स वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, इन दोनों में फ़र्क है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में सारे मामलात, जैसे अब ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो कोर्ट करता है, लेकिन वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में कोर्ट का रोल सुपरवाइजरी होता है। मेंबर्स वाइंडिंग अप कर रहे होंगे लेकिन कोर्ट का रोल क्या होगा, सुपरवाइजर के तौर पे। ये वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है, यानी सारे मामलात वाइंडिंग अप के कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। सबसे पहले हमें बता रहे हैं सर्कमस्टेंसेस, कि वो कौन सी सिचुएशंस है जिसमें वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की जा सकती है। ठीक है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की सर्कमस्टेंसेस भी हम स्टडी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे सर्कमस्टेंसेस जिनमें वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स होगी, यानी वॉलंटरी वाइंडिंग अप, उसकी भी सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी अगर कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे वाइंडिंग अप करने के लिए कि भी वाइंडिंग अप होगी बाय कोर्ट, तो फिर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट करवाई जाएगी। वरना अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे कि वाइंडिंग अप हम खुद ही करेंगे, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगी, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी हो सकती है। यानी इसमें कंपनी ने, मेंबर्स ने खुद फैसला कर लिया कि वाइंडिंग अप हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, कोर्ट। दूसरा, अगर डिफॉल्ट हुआ स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाने में या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल करने में, तो वाइंडिंग अप हो सकती है। फिर अगर 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई गई, या 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की गई, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स की, तो उस सूरत में भी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट करवाई जाएगी। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम से कम हो जाए, और मिनिमम आपको पता है क्या नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 2, 3, 7। अगर प्राइवेट है तो 2, अगर पब्लिक लिस्टेड है 3, लिस्टेड है तो 7। अगर कंपनी है अनएबल टू पे डेट, कंपनी अपने डेट को पे नहीं कर सकते, तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। क्रेडिटर जिसने डेट रिसीव करना है, अगर उसको पे नहीं किया जाता तो क्रेडिटर कोर्ट में जाके अप्लाई करे और कोर्ट कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे देगी और कोर्ट खुद करेगी वाइंड अप। अब यहाँ पे हमें सिलेबस में उसने ये बताया कि अनएबल टू पे डेट का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें लॉ ने अमाउंट बताई है कि अगर किसी पर्सन को 1 लाख, अगर किसी व्हेन डीम्ड अनएबल टू पे, अगर किसी क्रेडिटर को कंपनी ने 1 लाख से ज़्यादा पे करना है और वो क्रेडिटर कंपनी को नोटिस सर्व करता है कि सर मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी पैसे हैं रिसीव वो मुझे अदा कीजिए,
और कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर उसको पे नहीं करती या उसको सेटिस्फाई नहीं करती, सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि उसकी तसल्ली करवा दे, 30 दिन के अंदर अंदर अगर कंपनी उस डेट को पे नहीं करती तो इसका मतलब है कंपनी इज अनएबल टू पे डेट। इसका मतलब है अगर कंपनी के केस में कंपनी ने किसी को 1 लाख रुपया अदा करना है या उससे ज़्यादा और उस बंदे ने मांगा और कंपनी ने अदा नहीं किया, कंपनी वाइड अप। फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट इन फेवर ऑफ क्रेडिटर रिमेन अनसेटिस्फाइड। अगर कोर्ट कोई ऑर्डर इशू कर देता है क्रेडिटर की फेवर में, ठीक है, कोर्ट के उसको पे किया जाए कोई अमाउंट वगैरह, तो और वो ऑर्डर पूरा नहीं किया, अब ये भी लायबिलिटी है क्योंकि ये सिर्फ फर्क यह है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया। और फिर इट इज प्रूव टू द कोर्ट दैट कंपनी इज अनएबल टू पे डेट, ये जनरल क्लास है, ठीक है, ये जनरल क्लास है। मेन क्लास जो है कंपनी वन डीम्ड अनएबल टू पे डेट वो ये है कि अगर 1 लाख की अमाउंट या उससे ज्यादा वाले अमाउंट के क्रेडिटर ने कंपनी को नोटिस सर्व किया रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे और कंपनी ने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, कंपनी फारग है, अनएबल टू पे डेट क्लियर हो गया ये, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने स्टडी कर ली। फिर अगर लिस्टेड कंपनी डीलिस्ट हो जाए, लिस्टेड कंपनी यानी उसका लिस्टिंग स्टेटस खत्म हो जाए। अब लिस्टिंग स्टेटस क्यों खत्म हुआ होगा? जाहिर है जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसने लिस्टिंग स्टेटस किसी ना किसी मेजर इशू की वजह से सस्पेंड किया, उसका खत्म किया होगा स्टेटस। तो लिस्टिंग स्टेटस खत्म हो जाए, डीलिस्ट हो जाए या पूरे साल के लिए अपना बिजनेस बंद कर दे लिस्टेड कंपनी, तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ऐसी लिस्टेड कंपनी का कोई फायदा नहीं है जो अब लिस्टेड नहीं रही या उसने पूरा साल हो गया और कोई भी काम नहीं किया, उसको वाइंड अप कर दिया जाए। अगर कंपनी की सोल एक्टिविटी सोल बिजनेस उसका जो था वो लाइसेंस था, आपको पता है हमने ये ऑब्जेक्ट वाले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाले कंसेप्ट में भी क्लास में भी स्टडी किया था कि कुछ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कंपनी कोई भी लीगल बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। अगर वो बिजनेस अपने मेमोरेंडम में वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में उस बिजनेस को ऐड करना चाहती है जिसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, तो आपको याद होगा हमने कहा था कि इसके लिए लाइसेंस कमीशन से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंपनी का सोल पर्पस एक ही था और वो ऐसा था जिसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, कंपनी ने लाइसेंस लिया भी, अब अगर सब्सिक्वेंटली वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, लाइसेंस रिवोक हो जाता है, बताइए कंपनी कोई और काम कर सकती है? कोई और उसकी एक्टिविटी में शामिल नहीं है, तो फिर वो कंपनी क्या होगी? वाइंड अप हो जाएगी। कौन करेगा वाइंडिंग अप? कोर्ट। अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है उसका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, ये हमने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाले कंसेप्ट में स्टडी किया था, तो उसका लाइसेंस अगर रिवोक हो जाए तो वो वाइंड अप हो जाती है। फिर बिजनेस इज अनलॉफुल। अब जिस तरह लॉ ने हमें ये बताया कि कब कंपनी अनएबल टू पे डेट होगी, उसी तरह लॉ ने हमें ये भी गाइड किया है कि कब कोई बिजनेस अनलॉफुल होता है। तो बिजनेस अनलॉफुल कब होगा? जब लोगों से पैसे लेगी कोई कंपनी और जो उन पैसों के ऊपर उनको रिटर्न मिलना है उनके ऊपर वो चांस या लॉटरी की बेस पे, वो किसी बिजनेस प्रॉफिट की बेस पे नहीं होगा, वो चांस या लॉटरी की बेस पे होगा। जैसे आपको याद होगा रेगुलर लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी कि 5 फॉर्म सबमिट करवा दिए, हर एक से 5-5 हज़ार रुपया लिया और उनसे कहा आप आगे 5 मेंबर बनाएं, ठीक है, उनसे जो पैसे आएंगे वो फिर आपको भी मिलेंगे और मुझे भी मिलेंगे। इसी तरह ये सर्कल चलता जाएगा आगे। इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं इनमें चांस के जो रिटर्न मिलता है आपको वो चांस के ऊपर है या लॉटरी के ऊपर, ये एक तरह से एक वेजनिंग स्टाइल बिजनेस हो जाता है। और इसी तरह रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक थ्रू रेफरल मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड या पोंजी स्कीम, ये सारी जो स्कीम्स होती हैं ये सब जनरल पब्लिक से किसी बहाने से पैसे इकट्ठे करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी कोई नहीं होती कंपनी की, सिर्फ मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी स्कीम की और कहते हैं जितने मार्केटिंग के जरिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपने मेंबर बनाए उसी लिहाज से आपको पैसे भी मिलते जाएंगे। इनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिटेल बिजनेस वगैरह कुछ नहीं हो रहा होता, सिर्फ पैसे आ रहे होते हैं जो आगे नए मेंबर पैसे देते हैं उनसे जो प्रीवियस मेंबर्स को पेमेंट की जाती है और प्रीवियस मेंबर समझ होते हैं कि प्रॉफिट है। इस तरह की स्कीम हमेशा फ्रॉडलेंट स्कीम होती है, इसमें इनिशियल मेंबर्स फ़ायदा उठा लेते हैं फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन जो एंड वाले होते हैं वो भुगतते हैं उनके सारे पैसे, क्योंकि मजीद एक हमेशा कोई ना कोई एक लेवल आता है जिसके बाद उस स्कीम में मजीद नए मेंबर्स ऐड नहीं कर सकते जी। इसके बाद एनी अदर बिजनेस नोटिफाइड बाय कमीशन, कमीशन इसके अलावा भी अगर किसी बिजनेस को नोटिफाई करना चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी के तौर पे तो हम कह देंगे अनलॉफुल, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली उसका पर्पस ये है अनलॉफुल ये कहने का कि अगर कंपनी ने किसी भी तरीके से बिजनेस की बजाय लोगों से पैसे वसूल करने शुरू कर दिए तो वो अनलॉफुल बिजनेस होगा। ठीक है, उनको मुख्तलिफ हिले बहाने दिखा के, जैसे रिसेंटली भी आपने 1-2 प्रॉपर्टी के स्कैंडल्स देखे होंगे, तो इस तरह की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनको कमीशन फिर अनलॉफुल एक्टिविटी के तौर पे अनाउंस कर देता है, और अगर अनलॉफुल एक्टिविटी में आ जाए तो कंपनी वाइंड अप हो सकती है। ये सर्कमस्टांसेस जब लिखते होंगे अगर हम ये पॉइंट्स लिखते हैं तो मजीद लिखना चाहिए जी। अगर मैं इसको कंक्लूड करके फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट, डज नॉट मेंटेन, अगर मैनेजमेंट कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आए, किधर लग रहे हैं, मैनेजमेंट इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही तो कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। क्यों भला? इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट किसी को बताना नहीं चाह रही कितने पैसे आए हैं, किस जगह पे खर्च हुए। कमिट्स फ्रॉड, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करती है कंपनी वाइंड अप। और लास्ट में जनरल पॉइंट, अगर कोर्ट को लगे इनमें से किसी भी कैटेगरी में कंपनी फॉल नहीं कर रही लेकिन फिर भी कोर्ट को लगे कि कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए तो कोर्ट थिंक जस्ट एंड इक्विटेबल, कोर्ट उसको वाइंड अप करा देगा। ये हमारे सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा सर अगर वो हमसे ये पूछता है सर्कमस्टेंसेस बताओ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के, जो पूछ सकता है, अहम कंसेप्ट है, तो क्या उसमें हमने ये 2 एक्सप्लेन करने हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी और अनेबल टू पे डेट? ये एक्सप्लेन नहीं करने आपने, ये आपने उस वक्त एक्सप्लेन करने होंगे जब वो स्पेसिफिकली आपसे पूछेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगे कि मार्क्स ज़्यादा हैं, मार्क्स आपको लगे कि ज़्यादा है और इसमें मज़ीद मटेरियल ऐड होना चाहिए तो फिर उस सूरत में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मली उसका जो तरीकाकार है, नॉर्मली वो सर्कमस्टेंसेस को अलग से टेस्ट करेगा और व्हेन कंपनी डीम टू अनेबल पे डेट और अनलॉफुल एक्टिविटी की अलग से एक्सप्लेनेशन मांगेगा। ठीक है, नॉर्मल जो उसका टेस्टिंग का तरीकाकार है उसमें उस तरीके से टेस्टिंग करता है। और तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपने सिर्फ लिस्ट लिखनी होगी, लिस्ट में इन दोनों पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना होगा, लेकिन बहरहाल आपने मार्क्स को भी देख के डिसीजन करना है। ठीक है, मेरा ख्याल है अगर 5-6 नंबर के लिए सर्कमस्टेंसेस पूछे तो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस ही काफ़ी हैं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हु कैन अप्लाई टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप? अब ये तो हमें पता चल गया कि इन सिचुएशंस में कंपनी वाइंड अप हो जाएगी बाय कोर्ट। अप्लाई कौन कर सकता है कोर्ट को वाइंडिंग अप के लिए? कंपनी भी कर सकती है। और क्रेडिटर मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं है जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। लीगली क्रेडिटर की टर्म में हर वो पर्सन आ जाता है जिसको आपने अमाउंट पे करनी है। ठीक है, और इसके बाद कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी किसको कहते हैं? जो मेंबर्स हैं। वो आपको याद है स्टार्ट में वो प्रमोटर्स होते थे, फिर उसके बाद सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइबर के बाद मेंबर बने। ठीक है, और मेंबर के बाद मेंबर थ्रू आउट द लाइफ कंपनी की वो मेंबर रहते हैं, लेकिन जब कंपनी वाइंडिंग अप फेज में चली जाए तो उन्हें मेंबर नहीं कंट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि अब बारी आ गई है उनकी कंट्रीब्यूट करने की। आपको पता है हम पढ़ते होते थे लाइबिलिटी क्या है मेंबर्स की, तो कहते थे अगर शेयर होल्डर्स है तो अनपेड अमाउंट, और अगर गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी है तो अमाउंट जो उसने एग्री की हुई है कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो कंट्रीब्यूटरी बेसिकली मेंबर्स की तरफ उसका इशारा है। रजिस्ट्रार भी कोर्ट के पास जा सकता है वाइंडिंग अप करवाने के लिए। और नेक्स्ट, कमीशन भी कोर्ट को अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कोर्ट की अथॉरिटी कमीशन की अथॉरिटी से ज़्यादा है, क्योंकि कमीशन कोर्ट के पास जा रहा है अप्लाई करने के लिए। कंपनी क्या, पहला क्वेश्चन, क्या कंपनी अप्लाई कर सकती है कोर्ट को वाइंडिंग अप के लिए? इसका जवाब है यस, अप्लाई कर सकती है। वो हमने अभी स्टडी किया कि कंपनी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले तो वो खुद जाके कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती। लेकिन इस सूरत में याद रखिए, जब कभी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, तो आपने सिर्फ इन पर्सनस के नेम नहीं लिखने, यानी अथॉरिटी के नाम नहीं लिखने, बल्कि वो कंडीशंस भी साथ साथ बतानी है जो इन लोगों ने पूरी करनी है वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन के साथ। कंपनी ने मार्क्स अगर फर्ज कीजिए 2 नंबर है तो उसमें आप सिर्फ अथॉरिटी का नाम लिख दें या पर्सन का नाम लिख दीजिए, कंपनी है, क्रेडिटर्स है, कंट्रीब्यूटरी, रजिस्ट्रार, कमीशन। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मार्क्स ज़्यादा देगा। ठीक है, वो 4-5 मार्क्स के साथ पूछे तो आपने इनके साथ एक्सप्लेनेशन जो है इसको भी इंक्लूड करना है। वो स्पेसिफाई भी तो कर सकता है ना, वो स्पेसिफाई बिल्कुल कर सकता है। अगर वो स्पेसिफाई कर दिया उसने कि बताइए कौन कर सकता है और किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है या किन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तो फिर तो उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछ लिया।
ठीक है। वरना नॉर्मली जब क्वेश्चन, जो मेरी असेसमेंट है, अगर एमसीक्यूज में पूछे तो फिर वो अथॉरिटी में से किसी एक इररिलेवेंट अथॉरिटी को ऐड कर देगा और पूछेगा बताओ क्या कंडीशन, ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं वाइंडिंग अप के लिए। वरना रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में वो सिर्फ हेडिंग नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन भी पूछेगा। कंपनी ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल और जो कंपनी के खिलाफ लीगल केसेस फाइल हुए हैं इनकी डिटेल भी साथ फाइल करनी है। कंपनी ने जब वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की पिटीशन फाइल करनी है कोर्ट को, तो उस एप्लीकेशन के साथ क्या फाइल करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल और जो उसके खिलाफ लीगल केसेस चल रहे हैं उनकी डिटेल। क्योंकि लीगल केसेस को हम कहते हैं ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ा हुआ ना आपने, यानी अभी इनका फैसला हुआ तो नहीं इन केसेस का, लेकिन हो सकता है अगर कंपनी के खिलाफ फैसला हो तो पैसे अदा करने पड़े। क्रेडिटर्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इन्हें प्रूव करना पड़ेगा, प्राइमा फेशिया केस को प्रूव करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इनका केस वैलिड है। प्राइमा फेशिया का मतलब सरसरी तौर पे बज़ाहिर, ठीक है। इन्हें कोई थोड़ा बहुत एविडेंस कोर्ट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल उसके अमाउंट है 5 लाख, तो उसे एप्लीकेशन के साथ अपना 5 लाख की इनवॉइस वगैरह भी अटैच करनी पड़ेगी सबूत के तौर पे कि सर ये देखिए ये मेरे पैसे अदा नहीं कर रहे, ठीक है। प्राइमा फेसिया जब कोर्ट देखेगी, कोर्ट में हाँ ये तो 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है और क्रेडिटर को पेमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि इसका केस सही बन रहा है। यह है प्राइमा फेसिया केस इस्टेब्लिश करने का मतलब। और फिर वो नोटिस जो उसने कंपनी को सर्व किया उसकी कॉपी भी साथ अटैच करेगा केस इस्टेब्लिश करने के लिए। और अगर कोर्ट को लगे कि ये क्रेडिटर जो है ये जेन्युइन क्रेडिटर नहीं है, या ये जो डेट जो इनवाइस हमारे पास लेके आया है हो सकता है ठीक हो सकता है ना, कोर्ट को अगर शक हो तो कोर्ट उसे ऑर्डर कर सकती है कि आप सिक्योरिटी दीजिए फॉर कॉस्ट। सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट का मतलब है अगर आपका ये जो केस आप फाइल कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप के लिए, अगर बाद में साबित हुआ कि ये डेट जो था ये फेक था, अमाउंट इतनी नहीं कम बनती थी, आपने बिला वजह कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया, तो फिर इस केस के ऊपर कंपनी के जितने भी अखराजात होंगे वो आप अदा करेंगे। सिक्योरिटी दीजिए हमें। सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट का ये मतलब है कि केस के ऊपर जो अखराजात लगेंगे वो फिर इस क्रेडिटर ने अदा करने होंगे अगर ये बाद में गलत साबित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी कब, अगर कंट्रीब्यूटरी अगर जाता है कंपनी को वाइंड अप करवाने के लिए कोर्ट के पास, तो उसे क्या कंडीशन, किन कंडीशन में जा सकता है। पहला, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो मिनिमम नंबर, हमने स्टडी किया था। अगर कंपनी की क्योंकि हमने आपको याद है कंसेप्ट स्टडी किया था कि अगर कंपनी की तादाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो, कंपनी में मेंबर्स की तादाद, और वो फिर भी बिजनेस कंटिन्यू करते रहे, तो उन मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो अगर कंपनी के मेंबर्स की तादाद मिनिमम से कम हो रही होगी तो डेफिनेटली मेंबर्स कोशिश ये करेंगे कि या तो मेंबर्स की तादाद पूरी हो जाए, या अगर किसी वजह से पूरी नहीं हो रही तो वो चाहेंगे भाई कंपनी बंद हो जाए। क्योंकि अगर कंपनी अगर चलती रही, मैनेजमेंट जो है वो कंपनी चलाती रही, तो इनकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी। तो इसीलिए कंट्रीब्यूटरीज कोर्ट के पास आ सकते हैं। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन अगर मिनिमम नंबर से तादाद कम हो जाए, और दूसरा शेयर्स एप्लीकेंट्स को अलॉट किए जाएं फॉर एट लीस्ट 180 डेज ड्यूरिंग लास्ट 18 मंथ। यानी जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं कंपनी के पास, उनके पास शेयर्स होने चाहिए कितने अरसे के लिए, 180 डेज के लिए, पिछले 18 महीनों में। ये जो कंडीशन है बेसिकली इस कंट्रीब्यूटरी के जेन्युइन शेयर होल्डर होने की शर्त है कि ऐसा इसमें ये साबित हो रहा है कि ये कंपनी का एक रीजनेबल पीरियड में कंपनी का शेयर होल्डर है। पिछले 18 मंथ्स में, यानी 1.5 सालों में कम से कम 18 महीनों में कम से कम 6 महीने कंपनी का शेयर होल्डर रहा तकरीबन। रजिस्ट्रार क्या जा सकता है, बिल्कुल रजिस्ट्रार भी जा सकता है, ठीक है। क्या कंडीशंस हैं, इसने एससीसीपी से अप्रूवल ली हो वाइंडिंग अप करवाने के लिए, किसी कंपनी की वाइंडिंग अप करवाने के लिए, और एससीसीपी ने कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी हो। नेक्स्ट, कमीशन। क्या कमीशन भी किसी कंपनी को वाइंड अप करवाने के लिए कोर्ट के पास जा सकता है? यस, अगर कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की हो कंपनी के खिलाफ और इस इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ हो कि मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अनलॉफुल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस इज अनलॉफुल, हमने पढ़ा था ना,
तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो हमने सर्कमस्टांसेस पढ़ी थी ना, कुछ सर्कमस्टांसेस किसी एक पार्टी से रिलेट करती हैं, कुछ दूसरी से रिलेट करती हैं, कुछ तीसरी से रिलेट करती हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन भी हमने पढ़ी, क्रेडिटर्स वाली बात भी हमने पढ़ी, कंट्री मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाली बात भी पढ़ी, ठीक है, और अनलॉफुल एक्टिविटी वाली बात भी पढ़ी, और मैनेजमेंट इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ये भी कंडीशन में स्टडी किया था। तो कुछ कंडीशंस एक पार्टी के लिए रेलिवेंट है, कुछ दूसरी के लिए रेलिवेंट है, लेकिन जब हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़ी तो सबको इकट्ठे पढ़ लिया। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कब होगी? जिस दिन कोर्ट, अब देखिए आपको प्रोसीजर रेगुलर लेक्चर में एक्सप्लेन किया था मैंने कि सबसे पहले पिटीशन फाइल की जाती है, फिर कोर्ट देखता है कि क्या मुझे प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करने की ज़रूरत हो तो प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद केस की पेशियाँ चलती हैं, फिर जैसे जैसे हेयरिंग आगे बढ़ती है, जब साबित हो जाए कि केस जेन्युइन है और कंपनी को वाइंड अप होना चाहिए, तो कोर्ट क्या करता है? वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करता है, और वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करता है तो फिर एक काम और क्या करता है? लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कमेंसमेंट वाइंडिंग अप का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? जब कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेगा, या जब ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, या जब पिटीशन फाइल की जाएगी? पिटीशन फाइल की जाएगी जब, ठीक है। ये हम कंसेप्ट था, और स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं नहीं जब कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेगा तब वाइंडिंग अप कमेंसमेंट होगी, नहीं, जब पिटीशन फाइल कर दी जाए तब कमेंसमेंट हो जाएगी। कोर्ट अगर इसी वक्त प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करना चाहे तो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया वाइंडिंग अप। अभी तक हमने स्टडी किया वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के बारे में। अब स्टडी करने जा रहे हैं अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। दो दूसरे मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या थे? वाइंडिंग अप वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जो कि बेसिकली मेंबर्स करते हैं, और दूसरा वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। सर्कमस्टांसेस क्या हैं ये सुनना। आपने शायद बिजनेस लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा पार्टनरशिप की टाइप्स। उसमें एक टाइप होती थी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो किसी पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है। याद है आपको इस तरह का कंसेप्ट? वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर कोई कंपनी भी किसी पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट की जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो वो पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर्पस जिसके लिए कंपनी क्रिएट, ये कहाँ लिखा होगा? कंपनी के आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कोई पीरियड स्पेसिफाई किया गया है और वो पीरियड एक्सपायर हो जाए, तो मेंबर्स एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को वाइंड करते हैं। दूसरा, अगर पीरियड नहीं कोई पर्पस या इवेंट लिखा गया है कि ये प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट हुआ, ये कंपनी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक चलेगी, इसके बाद कंपनी खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, कंपनी खत्म। अगर किसी इवेंट के लिए कंपनी क्रिएट की गई है और वो इवेंट कंप्लीट हो जाता है, इवेंट अगर हो जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो भी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा? नहीं, और स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी, यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखिएगा। पहली चीज ये कि अगर पीरियड कंप्लीट हो जाए या वो इवेंट अगर हो जाए, कंपनी ऑटोमेटिकली वाइंड अप नहीं हो जाएगी। हालांकि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी इस अरसे तक चलेगी, लेकिन उसके बावजूद रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। लेकिन कौन सी रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन फर्ज कीजिए आर्टिकल्स में इनमें से कोई बात नहीं है, पीरियड या प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, आर्टिकल साइलेंट है। क्या अब मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके कंपनी वाइंड अप कर सकते हैं? यह सब भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगी। इन दोनों में फर्क है। यहां पे उसने स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर नहीं की जब आर्टिकल्स में मेंशन हो पीरियड या प्रोजेक्ट, लेकिन ये जब मेंशन नहीं है तब स्पेशल रेजोल्यूशन कहा गया। और यहां पे भी अगेन कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कब से स्टार्ट होगी? जिस दिन रेजोल्यूशन या जिस दिन मेंबर्स लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में जो लिक्विडेटर है वो किसने अपॉइंट करना है? कोर्ट ने, उसे ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं। और जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है इसमें किसने लिक्विडेटर अपॉइंट करना है? मेंबर ने। अच्छा, और अगली बात, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में लिक्विडेटर किसने अपॉइंट करना है?
क्रेडिटर भी करवा मेंबर अपॉइंट करेंगे, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट नजर रखे, अगर कोर्ट का लगे कि लिक्विडेटर सही अपॉइंट नहीं हुआ तो कोर्ट के पास पावर है लिक्विडेटर को रिप्लेस कर सकते हैं। ये सुपरविजन का मतलब यही होता है ना कि जहां पे कोर्ट देखे काम गलत हो रहा है वहां पे उनका काम खत्म करके अपना ऑर्डर इशू कर दे। सर अगर ये फर्स्ट में रेजोल्यूशन वो सब्जेक्ट में कोई पीरियड स्पेसिफाइड है और इवेंट भी मतलब कि कोई भी और वो कंप्लीट नहीं होता तो उसके बाद में फिर दोबारा करेंगे पॉइंट। सुन ले, यहाँ तो आर्टिकल्स में कोई पर्टिकुलर पीरियड या प्रोजेक्ट मेंशन होगा कि कंपनी इस अरसे तक चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी, या मेंशन नहीं होगा। अब आप बताइए कौन सा एक्सप्लेन करूं? अगर नहीं होता, अगर मेंशन नहीं है, नहीं अगर वो पीरियड और जो इवेंट है वो कंप्लीट नहीं होता। अच्छा एक पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर मेंशन नहीं है कोई भी ऐसा पीरियड या प्रोजेक्ट, वाइंडिंग अप हो सकती है बाय मेंबर्स? कैसे हो सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अगर मेंशन है और वो पीरियड या प्रोजेक्ट हो जाता है, अब कंपनी वाइंड अप हो सकती है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है? बिल्कुल, हालांकि आर्टिकल्स में लिखा होता फिर भी रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। अब आपका क्वेश्चन, आर्टिकल्स में पीरियड या प्रोजेक्ट इवेंट वगैरह का जिक्र है लेकिन वो अभी अकर नहीं हुआ, क्या इस फेज में भी कंपनी वाइंड अप हो सकती है? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हो सकती है, कैसे हो सकती है भला? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। लेकिन ये उसने डिस्कस नहीं किया हुआ, ये आपने एडिशनल क्वेश्चन पूछा, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, इसलिए इसकी तरफ समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो छोड़ दें इसको। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कोर्ट वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है कि सुपरवाइज किया जाए, या तो खुद से या मेंबर इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ एंटाइटल्ड पर्सन जो होंगे जिनको लॉ ने एलिजिबल करार दिया है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि सर अब आप इसको सुपरवाइज करें। कन्वर्जन ऑफ, अच्छा इसमें कोर्ट की पावर वही होंगी जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में होती हैं, पावर वही होंगी। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में कोर्ट के पास पावर्स वही होंगी जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे वो उसको फौरी तौर पे एक्सरसाइज नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, यहां पे उसको होल्ड करके रखेगा, देखेगा अगर मामला ठीक चल रहे हैं तो ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको लगे मामला जैसे लिक्विडेटर सही पॉइंट नहीं हुआ तो कोर्ट के पास, चूंकि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट करने की पावर होती है ना, यहां पे भी कोर्ट कहेगा लिक्विडेटर मेंबर्स वाला साइड पे करो, मेरा ऑफिशियल लिक्विडेटर आ जाए। पावर्स वही होंगी लेकिन उनको एक्सरसाइज अभी नहीं करेगा जब तक उसे कोई गड़बड़ ना नजर आए। क्या एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्जन हो सकती है? यानी जो वाइंडिंग अप बाय वॉलंटरी वाइंडिंग अप है या वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है, इसकी कन्वर्जन वाइंडिंग अप इनटू कोर्ट में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एनी वाइंडिंग अप कैन बी कन्वर्टेड अगर इंटाइटल्ड पर्सन मीन लॉ ने जिसको स्पेसिफाई किया है। जैसे वो आपको याद है हमारे 10% शेयर होल्डर का रूल होता है, ठीक है? अगर वो अप्लाई करे और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई कन्वर्जन होनी चाहिए तो कोर्ट कन्वर्जन कर लेगा। इसका मतलब है अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन से डिसाइड किया कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगी लेकिन कोई मेंबर या क्रेडिटर ये समझ रहा है कि ये अंदर गड़बड़ कर रहे हैं, कोई लिक्विडेटर को अपने साथ मिला के, और ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहे हैं, वो कोर्ट को अप्लाई दे करके इस वाइंडिंग अप को वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में कन्वर्ट करवा सकता है। यस, करवा सकता है, इसलिए ये प्रोविजन रखी गई है। वाइंडिंग अप क्लियर हो गया आपको? वाइंडिंग अप में हमने क्या स्टडी किया? 3 मोड। कौन कौन से मोड स्टडी किया भैया, जल्दी से बताइए? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और वॉलंटरी वाइंडिंग अप और सब्जेक्ट टू सुपरविजन। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में सबसे अहम कंसेप्ट आपको कौन सा लगा? 3 चीजें डिस्कस की हमने, सर्कमस्टेंसेस, और फिर इसके बाद व्हेन कंपनी इज अनएबल टू पे डेट और अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है? और इसके बाद वॉलंटरी वाइंडिंग अप में सबसे अहम कंसेप्ट आपको कौन सा लगा? उसमें तो एक ही था, क्या? नहीं सॉरी, उसके बाद ये कंसेप्ट था हमारा, एक कंसेप्ट नहीं, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में एक कंसेप्ट रह गया, हु कैन अप्लाई। उसमें आपने उन पर्सन्स के नाम भी याद करने हैं और वो कंडीशन लाजमी याद करनी है साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप वाला, वो पिटीशन फाइल करते हैं तभी वाइंडिंग अप हो जाती है। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में अहम कंसेप्ट क्या था हमारा?
कि अगर आर्टिकल्स में पीरियड या इवेंट मेंशन है, ये एक ही पॉइंट है मैं इसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, तो उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू होगा, वरना स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। और सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में क्या कंसेप्ट है हमें कि कोई भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में कन्वर्ट हो सकती है अगर एंटाइटल्ड पर्सन्स अप्लाई करें। अब स्टडी करते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर की 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के बारे में, वो कैसे होगी, कहाँ से आएगा ये ऑफिशियल लिक्विडेटर। दूसरे नंबर पे इसके राइट क्या होंगे, राइट ये होंगे कि इसने कंपनी के मैनेजमेंट से, उन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। और इसकी ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी कि इसने एक रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट करवानी है। ये 3 काम ऑफिशियल लिक्विडेटर वाले सेक्शन में हमने 3 कंसेप्ट कौन से स्टडी करने हैं, उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में, फिर जो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन लोगों से लेता है उसके बारे में, और फिर वो जो रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करवाता है उसके बारे में। ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर, या आपको याद होगा लेक्चर में बताया था, प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर को हम एक ही डिस्कस करें। दोनों में फर्क होता है। वैसे प्रोविजनल मैनेजर होता है जो कि नाम से जाहिर है वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले पहले कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। यानी एप्लीकेशन कंपनी कोर्ट के पास पहुंच गई कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए, कोर्ट ने कहा ठहर जाओ भाई मैं हालात का जायजा ले लूँ। अब हालात का जायजा लेने के लिए अगर कोर्ट को 2-3 महीने चाहिए तो इन 2-3 महीनों में कंपनी को मैनेजमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि जी अब कोर्ट में केस चल रहा है, वो हो सकता है गड़बड़ करके निकल जाए। तो इसलिए कंपनी के सारे मामलात प्रोविजनल मैनेजर के हाथ में दे दिए जाते हैं। नॉर्मली बाद में प्रोविजनल मैनेजर को ही ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, या किसी और को भी किया जा सकता है। तो बता रहा है कि जब पिटीशन फाइल होगी ना, कोर्ट अपॉइंट कर सकता है प्रोविजनल मैनेजर को या ऑफिशियल। अगर तो ऑन दी स्पॉट कोर्ट ने फैसला कर लिया हाँ जी कंपनी फारग है, उसी वक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, वरना पहले प्रोविजनल मैनेजर कोर्ट अपॉइंट कर ले। और प्रोविजनल मैनेजर की पावर्स उतनी ही होंगी जितनी ऑफिशियल लिक्विडेटर की है। यानी यूँ समझिए कि ये सिर्फ टाइम का फर्क है। जिस तरह हम कहते हैं ना सब्सक्राइबर और मेंबर में क्या फ़र्क है, कंपनी रजिस्टर होने से पहले पहले सब्सक्राइबर और बाद में मेंबर, उसी तरह कंपनी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने से पहले पहले प्रोविजनल मैनेजर और पास होने के बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो कहते हैं उनकी पावर्स जो है वो सेम है। हाँ, अगर कोर्ट चाहे तो प्रोविजनल मैनेजर की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अनलेस लिमिटेड बाय कोर्ट, कि भाई तुम सारे बिजनेस तो चलाओ लेकिन 10 लाख से बड़े का एसेट ना बेचना, ठीक है, मेरी अप्रूवल के बगैर, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन। तो नॉर्मली दोनों की पावर सेम। नेक्स्ट, प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर ये उठाया कहां से जाएगा, ये कौन होगा, कमीशन, कोर्ट नहीं, कमीशन एक लिस्ट ऑफ पर्सन मेंटेन कर रहा होता है, पैनल लिस्ट, जिसमें कमीशन मेंटेन पैनल ऑफ पर्सन किन लोगों का, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो या तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मुराद जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वगैरह लोगों का एक्सपीरियंस है, या उनका अकाउंटिंग, फाइनेंस और लॉ में एक्सपीरियंस है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉ में, या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जैसे किसी सीए फर्म के साथ अटैच है, तो आप उस कमीशन की बनाई हुई लिस्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। कमीशन को अप्लाई करें, कमीशन पर्टिकुलर्स चेक करेगा आपके और आपका नाम उस पैनल लिस्ट में इंक्लूड कर देगा। लेकिन याद रखें, अगर आपने सही काम नहीं किया तो जो अथॉरिटी आपको लिस्ट में इंक्लूड कर सकती है वो लिस्ट से निकाल भी सकती है। इस लिस्ट में से कोर्ट किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों को प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट करेगा। और लिस्ट कौन मेंटेन कर रहा होता है, कोर्ट का काम सिलेक्शन करना है, लिस्ट मेंटेन करना कमीशन का काम है, ये ज़हन में रखिएगा। कमीशन रिमूव भी कर सकता है नाम को। एलिजिबल, अच्छा, एक प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल एक वक्त में, एक साइमल्टेनियसली मैक्सिमम कितनी कंपनी का प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है, 3 कंपनीज का, ठीक। कोर्ट चाहे तो एक या एक से ज़्यादा प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकती है, और एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंपनीज के लिए एट ए टाइम सर्व कर सकता है एज प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्सेप्शन आपको याद होगा हमने पढ़ी थी लेक्चर के दौरान में,
क्या इस जो प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर की पैनल लिस्ट कमीशन मेंटेन कर रहा है, इस लिस्ट के बाहर किसी बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल क्या, लेकिन इस क्राइटेरिया कर सकता है। कितने % उनके पास? 60% क्या 60% शेयर होने चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो तो क्रेडिटर है, मेंबर थोड़े ही है। उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल के 60% के इक्वल उनकी अमाउंट ड्यू होनी चाहिए। यानी वो ये साबित करते हैं एक तरह से कि मेंबर से ज्यादा कंपनी के ऊपर उनका हक है। मेंबर्स के पैसे कम कंपनी में लगे हैं, हमारे पैसे 50, मतलब एक रीजनेबल अमाउंट है 60%। बहरहाल 60% 100% से वैसे कम होता है, लेकिन एक हैवी अमाउंट उनकी भी कंपनी में इन्वेस्ट हुई है। वो अगर चाहे तो रजिस्ट्रार को इतला देके किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है। इसका मतलब है इस केस में अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी? क्रेडिटर के पास। लेकिन अगर वो अप्लाई करें, अगर वो अप्लाई नहीं करते तो ठीक है, फिर जो चल रहा है काम वही चलता रहेगा। रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑन अपॉइंटमेंट। ऑफिशियल लिक्विडेटर विद इन 14 डेज, किधर लिखा यहाँ पे डेज लिखा, फाइल डिक्लेरेशन विद इन 15 डेज है 14 डेज है, सॉरी 7 डेज, 7 डे। अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर है, ये एक स्टेटमेंट सबमिट करवाएगा कोर्ट को। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट और कन्फ्लिक्ट, इसका कंपनी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी ये कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को खुद बाय नहीं करना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि इसका काम अब कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचना है ना, और फिर उससे जो पैसे आएंगे उनसे क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को पे करना है। तो ये स्टेटमेंट देगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि ये कंपनी की किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको नहीं खरीदेगा। और लैक ऑफ इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है फिर भी वो भी बताएगा कि मैं कंपनी के सीईओ का भाई हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ऑफिशियल लिक्विडेटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, क्योंकि ये मैनेजमेंट की जगह पे है और मैनेजमेंट जाहिर है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही थी, तो इसी वजह से यही साल को पहुंची है ना कि वाइंडिंग अप की पोजीशन आ गई है। तो इसीलिए अब जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, आप एग्री करते हैं उसे मैनेजमेंट से, उसे मेंबर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर वो अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। तो उसने अगर किसी किस्म का इंटरेस्ट है उसका कंपनी में, या किसी किस्म का रिलेशनशिप है उसका कंपनी में, फाइनेंशियल या पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप, दोनों सूरतों में फिर कोर्ट को 7 दिन के अंदर अंदर बताएगा। और अपना काम करने में कोड ऑफ कंडक्ट और अदर रिक्वायरमेंट्स जो कमीशन स्पेसिफाई करेगा उनको फॉलो करेगा। अगर एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं, कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि इनके डिसीजन किस तरीके से होंगे, कौन कौन से फैसले हैं जो एक लिक्विडेटर कर सकता है, कौन कौन से फैसले जो मेजोरिटी की बेस पे होंगे, और कौन से हैं जो सारे कलेक्टिवली डिसीजन कर सकते हैं। अगर इनका आपस में कंफ्लिक्ट होता है तो भी कोर्ट को रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? रिजाइन हो जाए, रिमूवल, रिजाइन, डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हो जाए। बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ा था ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स वाले मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। बिल्कुल, रिजाइन करने की इजाजत नहीं है ऑफिशियल लिक्विडेटर को, अनलेस के कोई पर्सनल इशू हो, ठीक है, पर्सनल इशू हो, पर्सनल डिसेबिलिटी हो, उसके अलावा किसी केस में रिजाइन करने की इजाजत नहीं है। और अगर वो रिजाइन करता है तो और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि वाकई ये पर्सनली अब डिसेबल है, मतलब जॉब को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसको रिजाइन कर देना चाहिए, उस सूरत में भी जब तक इसका सक्सेसर नेक्स्ट पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता, ये अपने काम करता रहेगा। और कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा? कोर्ट, क्योंकि अब कोई डायरेक्टर्स नहीं है कंपनी का, डायरेक्टर्स फारग। रेजिग्नेशन नॉट अलाउड एक्सेप्ट ऑन पर्सनल डिसेबिलिटी, और जो कैजुअल वैकेंसी वो कोर्ट फिल करेगा। अच्छा, नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। असल में ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम क्या है? ये अगले 2 कंसेप्ट मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं एक ही आपको जगह पे दोनों कंसेप्ट बता रहा हूँ। सिर्फ लिस्ट में 3-4 आइटम्स का फर्क है, बेसिक कंसेप्ट सेम है। तो कंसेप्ट में बिल्ड कर रहा हूं। कंसेप्ट क्या है? कोर्ट को बेसिकली चाहिए कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है,
कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है, उनकी सेटलमेंट कितने में होगी, बाकी डिफरेंस कितना है। अगर जो डिफरेंस है वो कंट्रीब्यूटरीज ने कोई अमाउंट पे करनी है उससे पूरा किया जाएगा। अगर कंट्रीब्यूटरीज ने अमाउंट पे नहीं करनी या वो अमाउंट कम है, पूरा नहीं हो रहा शॉर्टफॉल, तो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितने परसेंट जो टोटल एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज का कितने परसेंट है। ठीक है, फर्ज कीजिए अगर एसेट्स आए और एसेट्स थे 70 मिलियन के, लाइबिलिटीज आई 100 मिलियन की, और कोर्ट ने कहा 30 मिलियन का शॉर्टफॉल है, कंट्रीब्यूटरीज को बुलाओ। कंट्रीब्यूटरीज ने कहा सर हमने तो 10 मिलियन तक की गारंटी दी थी, ये 10 मिलियन। अब इसका मतलब है टोटल एसेट्स कितने के हो गए, 80 मिलियन के, और लाइबिलिटी 100 मिलियन। इसका मतलब है 80% लाइबिलिटी सेटल होंगी। तो कोर्ट फिर ऑर्डर करता है कि लाइबिलिटीज किस एक तरतीब होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है प्रोसेस। लाइबिलिटीज की तरतीब होती है, पहले कौन सी लाइबिलिटीज सेटल होगी, बाद में कौन सी होगी, और जो रिमेनिंग होगी फिर जितना बचा, फॉर एग्जांपल 80% बचा, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं सबको 80% पैसे मिल जाते हैं। जब अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट पढ़ते होंगे ना कि डेटर बैड डेट हो गया एंड 70% रिकवरी इज एक्सपेक्टेड, इस तरह वो बेसिकली यही होता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर उस डेटर के सारे एसेट्स को बेचता है, लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करता है, और एसेट्स कम होते हैं, नॉर्मली कम होते हैं इसी वजह तो बैंकरप्ट होता है, और 70% एसेट्स हैं टोटल लाइबिलिटी का। अब इसका मतलब है जिसको 100 रुपये देने थे तो कितने मिलेंगे, 70 रुपये। ये प्रोसीजर। इसमें सबसे अहम चीज पता है क्या है, इस सारे कोर्ट ने जब ये डिसीजन करना है इसमें सबसे अहम चीज क्या है, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। ये लिस्ट, ये डिटेल जरा सोच के बताइए किसके पास होगी भला, कंपनी की मैनेजमेंट के पास, करंट मैनेजमेंट के पास भी, और कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है प्रीवियस मैनेजमेंट जो छोड़ के जा चुके हैं, 2-4 महीने पहले थे अभी छोड़ के, उनके पास होगी। तकरीबन इसको कहता है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यही इंफॉर्मेशन कंपनी की मैनेजमेंट देगी ऑफिशियल लिक्विडेटर को, जरा गौर से सुनिएगा। यही इंफॉर्मेशन यानी तकरीबन वो सारी लिस्ट ही है, लिस्ट में से आज जब आप नोट करेंगे निकलेगा यही कि कैश कितना है, कैश इन हैंड, बैंक में कितने पैसे हैं, प्रॉपर्टी कितने की है, कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, रिसीवेबल कितना लेना है किसी से, पे कितना करना है, क्रेडिटर्स कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल ही है। ठीक है, तो मैं मेन कंसेप्ट बजाय ये कि मैं आपको लिस्ट पढ़ा दूं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैश एंड बैंक बैलेंस, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, किससे पैसे लेने, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल, पर कंपनी की प्रॉपर्टी किस किस जगह पे है, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी दूसरे लोगों के पास है तो वो कौन कौन लोग हैं, उनका एड्रेस क्या है, प्लेसेस जहां पे कंपनी का बिजनेस करती रही है पिछले कुछ अरसे में, 180 डेज में, पेंडिंग केसेस कंपनी के खिलाफ क्या है, और अदर पर्टिकुलर। ये सारे बेसिकली अगर आप देखें ना इनका ओवरव्यू एनालिटिकली, तो ये कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल ही है। तो यही इंफॉर्मेशन तकरीबन ऑफिशियल लिक्विडेटर लेगा मैनेजमेंट से, सीएफओ सीईओ वगैरह से, किस किस से, डायरेक्टर से, सीएफओ सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी से, करंट से भी, और जो पास्ट में है उनसे भी। ठीक है, जो पिछले 1 साल में रेलिवेंट डेट्स के लिए 1 साल के अंदर अंदर है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन याद रखिए कि ऑफिशियल लिक्विडेटर सीएफओ सीईओ वगैरह से लेगा, और तकरीबन यही इंफॉर्मेशन फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट को सबमिट करवाएगा। थोड़ा सा फर्क होगा 2-3 पॉइंट का, कंट्रीब्यूटरीज का डिफरेंस आ जाता है। यही इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर तकरीबन वही पर्टिकुलर्स, अच्छा 2 स्टेटमेंट, 2 रिपोर्टिंग ज़हन में रखिएगा। एक वो इंफॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट से ऑफिशियल लिक्विडेटर को मिल रही है, इसको लॉ क्या नाम देता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। और एक रिपोर्ट है जो कि लिक्विडेटर ने कोर्ट को सबमिट करवानी है, इसको लॉ क्या नाम देता है, रिपोर्ट टू कोर्ट, यही कह रहा है, रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर टू कोर्ट। तो दोनों में फर्क रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर ये मैनेजमेंट दे रही है ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और रिपोर्ट वो ऑफिशियल लिक्विडेटर दे रहा है। अगर आप इन लिस्ट को सामने रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सब्सटेंशियली दोनों के पॉइंट सेम है। मेरा आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर दोनों के पॉइंट्स तकरीबन सेम है
बस कर दे, ठीक है। ओरली कर लेना। अगर दोनों के पॉइंट्स तकरीबन सेम है तो फिर कोर्ट डायरेक्ट मैनेजमेंट से क्यों नहीं स्टेटमेंट ले लेते? उसने पहले ये क्यों कहा ऑफिशियल लिक्विडेटर तुम मैनेजमेंट से लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और फिर हमें वो रिपोर्ट दो कोर्ट? क्योंकि ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने कंफर्म ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। ऑफिशियल लिक्विडेटर इतना सा वहां पे बैठ के यही काम करता है कि डिसाइड करे कि जो इन्फॉर्मेशन से मैनेजमेंट की तरफ से मिल रही है वो ठीक। तो कोर्ट ये चाहती है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हो, इसीलिए ऑफिशियल लिक्विडेटर को दरम्यान में डाला। वही इन्फॉर्मेशन पहले मैनेजमेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर को, तकरीबन वही फिर रिपोर्ट की शक्ल में कोर्ट के पास जा रही है। अब ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। कौन सबमिट करवाएगा? डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, कंपनी सर। कब करवाएगा? विद इन 15 डेज ऑफ रेलिवेंट डेट। और रेलिवेंट डेट क्या है? अगर अपॉइंट नहीं पिटीशन फाइल नहीं की गई, जब अपॉइंटमेंट हुई ऑफिशियल लिक्विडेटर की, और अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं तो डेट ऑफ फाइंडिंग ऑफ ऑर्डर। रेलिवेंट डेट का रूल याद है? रेलिवेंट डेट का खास तौर पे आपको बताया था। क्या इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है? हाँ, अगर प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल या कोर्ट चाहे तो 45 डेज तक की एक्सटेंशन दे सकते हैं। और ये वो इन्फॉर्मेशन है एसेट्स और लायबिलिटीज की जो इंक्लूड होनी चाहिए। क्या जो ये तो है ना करंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ वगैरह, जो करंट नहीं है, छोड़ के चले गए हैं लेकिन पिछले 1 साल में रहे हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते? बिल्कुल, उनसे भी। जो डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, या ऐसे लोग जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का हिस्सा रहे हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं, ठीक है, पार्ट इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, या उसकी मैनेजमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा रहे हैं पिछले 1 साल में, उनसे भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल रेगुलेटर ले सकता है। याद है हमने केस स्टडी भी की थी जिसमें वो डिफरेंट टाइम पीरियड में था और हमने डिसाइड किया था इस पर्सन से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, इस पर्सन से नहीं ली जा सकती। जो रेलिवेंट डेट से 1 साल पहले तक था उससे इंफॉर्मेशन ली, जो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जिसको छोड़े हुए, उससे इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में अगर इन डायरेक्टर्स वगैरह का कोई खर्चा पानी लगा हो, वो एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट हो सकती है। जो प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर उसको रिटर्न कर सकता है। कॉपी कौन ऑफ इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी कोई पर्सन ले सकता है? यस, मेंबर्स या क्रेडिटर या कंट्रीब्यूटरी, क्योंकि इनको पैसे मिलने हैं। ये है अफेक्टेड पार्टी जिनको अब कंट्रीब्यूट करने पड़े। कंट्रीब्यूटरी को कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और क्रेडिटर को नुकसान होगा अगर पूरे ना कंट्रीब्यूट हुए। तो मोस्ट इंटरेस्टेड पार्टी जो इस स्टेटमेंट में है ना, वो क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरी है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदे ने खुद को क्रेडिटर या कंट्रीब्यूटरी रिप्रेजेंट किया झूठ का, अनट्रूथफुली, तो फिर वो ऑफेंस होगा, जुर्म समझा जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये था हमारा कंसेप्ट। अब सिर्फ वो रिपोर्ट वाली बात, हाँ, लेकिन वो तकरीबन यही है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो सिर्फ आपने रीडिंग करनी है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारी आज की लास्ट रिवीजन क्लास थी। यहाँ पे इस रिवीजन क्लास का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।